वो बिगिनर्स विलेज में घुसने की कोशिश करता है, बिल्कुल सबकी तरह। लेकिन तभी सिस्टम पागल हो जाता है। हर तरफ लाल वार्निंग्स और एरर मैसेजेस फैल जाते हैं। लिखा आता है कि उसने प्रॉपर प्रोसीजर्स स्किप की हैं और एबनॉर्मल तरीके से लेवल्स गेन किए हैं। सिस्टम खुद ही उसके पूरे 99 लेवल्स ऑटो रीसेट करना शुरू कर देता है। वो घबरा जाता है, पागलों की तरह चिल्लाता है, क्योंकि 20 साल की नरक जैसी ग्राइंडिंग कुछ ही सेकंड में मिटती जा रही होती है। जब सब शांत होता है, वो स्टेटस विंडो खोलता है। स्टैट्स अब भी इंसेन हैं। लक छोड़कर हर स्टैट 99 पर है। सिर्फ लेवल रीसेट होकर लेवल 1 रह गया है। कुछ स्किल्स लॉक हो गई हैं, स्पेशल आइटम्स अनयूजेबल हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे स्टैट्स के साथ दोबारा लेवल बढ़ाना आसान है। उसके लिए ये अब भी विन है। वो मैप खोलता है और डेस्टिनेशन सेट करता है, बिगिनर स्टार्टिंग विलेज एरोसस। अब सवाल ये है कि उसका लेवल इतना ऊंचा था ही क्यों? 20 साल पहले, जब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था और एडवेंचरर एकेडमी में घूम रहा था, एक पागल बूढ़े आदमी ने उसे उठा लिया, बिना सोचे समझे किडनैप कर लिया, बस इसलिए कि उसे लगा बच्चा जीनियस है। वो बूढ़ा पावर का दीवाना था और बच्चे को अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना लिया। कोई दया नहीं, कोई आराम नहीं, रोज ब्रूटल सोल क्रशिंग ट्रेनिंग, पुशअप्स, वो भी बूढ़ा उसकी पीठ पर बैठा हुआ, एंडलेस पनिशमेंट और लेवल्स ऑफ स्टैट्स पर लेक्चर्स। एक दिन हन बोल देता है कि दुनिया का टॉप रैंकर लेवल 89 है। बूढ़ा हंसता है और उसे पैथेटिक कह देता है। उसके लिए लेवल 99 से नीचे कोई मायने नहीं रखता। जब भी हान शक करता है, उसके सिर पर घूंसा पड़ता है और ट्रेनिंग और बढ़ जाती है। 10 साल बीत जाते हैं, फिर 20। हान उसी नर्क में बड़ा होता है, कभी समझ नहीं पाता कि वो कैरेक्टर डिलीट करके क्विट क्यों नहीं कर देता। आखिरकार बूढ़ा कहता है कि उसने सब सिखा दिया है और अब वो बिना पछतावे के मर सकता है। हान नकली फिलियल सन बनता है, उम्मीद करता है कि एनपीसी मरते वक्त कोई क्वेस्ट ट्रिगर हो। सच में ऐसा ही होता है। बूढ़ा उसे उसकी फेट से जुड़ा लोकेशन देता है, एक डरावनी ऑरा छोड़ता है और मर जाता है। इस तरह हान आखिरकार 20 साल की नाइटमेयर ट्रेनिंग से निकल पाता है। अब प्रेजेंट में रीसेट होकर लेवल 1 बनने के बाद वो सफलतापूर्वक बिगिनर्स विलेज में घुसता है। हान उर्कस में कदम रखता है और महसूस करता है कि 2 दशकों का वक्त गुजर चुका है। उसकी नजर उस प्लाजा पर जाती है जहां वो बचपन में घूमता था। मर्चेंट्स अपना सामान बेच रहे हैं, लोग बैठकर खा रहे हैं, हर तरफ जिंदगी की हलचल है। ये शांत माहौल उसे नॉस्टैल्जिक बना देता है। उसे एहसास होता है कि वो इसे कितना मिस करता था। यहाँ वापस आकर उसे सच में अच्छा लग रहा है। बिना वक्त गंवाए वो वेस्ट गेट की ओर बढ़ता है, हंटिंग ग्राउंड्स जाने के लिए। लेकिन गेट पर एक गार्ड उसे रोक लेता है और पूछता है उसका लेवल क्या है। हन बताता है कि वो लेवल 1 है, जबकि उसकी उम्र 26 है। गार्ड सन्न रह जाता है। न्यूकमर समझकर वो उसे ईस्ट गेट से जाने की सलाह देता है। गार्ड समझाता है कि वेस्ट साइड लेवल 1 के लिए बेहद खतरनाक है। हन पूछता है क्या इलाका रिस्ट्रिक्टेड है। गार्ड मना करता है, बस कहता है कि लेवल 1 पर वो फैंग्ड रैबिट के सामने भी नहीं टिकेगा। गार्ड बार बार ईस्ट साइड पर ट्रेनिंग की सलाह देता है, लेकिन हान एक कॉकी ग्रिन के साथ आगे बढ़ जाता है। गार्ड अंदर ही अंदर आह भरता है, समझ जाता है कि ये लड़का नहीं मानेगा। उसे लगता है हान सोच रहा होगा कि मरकर रीस्पॉन हो जाएगा। तभी सिस्टम में क्वेस्ट प्रॉम्प्ट आता है और हान समझ जाता है कि गार्ड बस उसकी चिंता कर रहा है। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो थोड़ा शो देने का फैसला करता है। वो कैजुअली हाथ हिलाता है, तभी एक फैंग्ड रैबिट उस पर झपटता है। गार्ड चिल्लाता है डॉज करने को, लेकिन हान एक पंच में उसे उड़ा देता है और एक्सप गेन कर लेता है। गार्ड वहीं जम जाता है, सदमे में। वो सोचता है उसने अभी क्या देखा, क्या ये वही लेवल 1 लड़का है? हन सिर हिलाकर कंफर्म करता है, सोचते हुए कि गार्ड्स तो प्लेयर लेवल सेंस कर सकते हैं। गार्ड कहता है कि वो लेवल डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी ये अविश्वसनीय है। वो पूछने लगता है कि ये लड़का कौन सी पागल ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। हान बस बेवकूफों जैसी ग्रिन करता रहता है, अपना सीक्रेट अपने तक रखने का फैसला करता है। तभी अचानक कहीं से एक एनरेज्ड बोर सीधे उनकी तरफ चार्ज करता है। गार्ड का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन हान बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो ऐसे स्मर्क करता है जैसे कह रहा हो डोंट वरी। गार्ड जानता है कि वो बीस्ट मजाक नहीं है, लेकिन हन को उसकी वार्निंग की जरा भी परवाह नहीं होती। वो सीधे अपनी फिस्ट बोर में घुसेड़ देता है, उसे इंस्टेंटली ढेर कर देता है और एक और लेवल अप हासिल कर लेता है। गार्ड अविश्वास में देखता रह जाता है। उसका दिमाग मानने से इनकार कर देता है कि कोई टोटल बिगिनर ऐसा कर सकता है। वो बुदबुदाता है कि हन जरूर पागल है। अब सब साफ है। हान उस हंसाने वाली इजी क्वेस्ट से मिले 30,000 गोल्ड जेब में डाल लेता है। उसे ये काफी सेटिस्फाइंग लगता है। उसके एक्चुअल स्टैट्स आराम से हर जगह 99 पर बैठे हैं। वो सोचता है डिटेल्स बाद में देखेगा। अभी के लिए उसका टारगेट है हायर लेवल हंटिंग ग्राउंड। चलते हुए उसके मुंह से एक हल्की हंसी निकलती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी आखिरकार उस नर्क से बाहर आ गई हो।
20 ब्रूटल सालों के बाद उसकी मेहनत अब रंग ला रही है। वो उम्मीद करता है कि अब सब स्मूथली चलेगा, लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद वो एक बेहूदे झमेले में फंस जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो सोचता है, व्हाट द बानन इज दिस शिट। सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है जिसमें लिखा है कि उसने मर्डर किया है। केओस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे किलर्स मार्क दे देता है, जो लिटरली सबको दिखता है। पिछले कुछ दिनों में वो रैंडम इंसिडेंट्स में फंसता चला जाता है जो एंडलेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाते हैं। अचानक एनपीसीज हर तरफ से निकलकर उस पर हमला करने लगते हैं। हर कोई उसे एक क्रिमिनल समझता है जिसके सिर पर मोटा बाउंटी है। तभी उसे समझ आता है ये सब उसकी -99 लक स्टैट की वजह से है। उसकी किस्मत इतनी घटिया है कि हर एनपीसी पूरे भरोसे के साथ मान लेता है कि वही कल्प्रिट है। एक एनपीसी पीछे से उस पर झपटता है। इंस्टिंक्ट से वो पलट कर वार करता है और उसे इंस्टेंटली मार देता है। उसे किसी को मारने का शौक नहीं है, वो बस अपनी जान बचा रहा है। लेकिन सिस्टम उसे मैक्स कैओटिक स्टेट में डाल देता है और ढेरों पेनल्टीज चिपका देता है। अब सिर्फ एनपीसीज ही नहीं, प्लेयर्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे चेस करते हुए चिल्लाते हैं, उसे गेट रॉक कहते हैं, एक इनफेमस सीरियल किलर। हान सड़कों पर दौड़ता है, समझ नहीं पाता कि उसे ऐसा क्यों बुलाया जा रहा है। कैओटिक यूजर को मारने पर हीरो स्टेटस मिलता है, इसलिए हर वॉनबी हीरो उसे मारना चाहता है। आखिरकार वो एक कोने में फंस जाता है। प्लेयर्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं सरेंडर कर दे, लेकिन वो हार मानने के बारे में सोचता भी नहीं। वो मुड़ता है, उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक हैं। बिना वार्निंग एक मैसिव ब्लास्ट हवा चीरता है और सारे प्लेयर्स एक पल में मिट जाते हैं। उसे कोई गिल्ट नहीं होता, वो बस सरवाइव कर रहा है। उसके बाद वो छिप जाता है ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। कम से कम उन इडियट्स की वजह से उसका लेवल बढ़ गया। 2 हफ्ते बाद जंगल के अंदर छिपकर वो मैक्स कैओटिक पेनल्टी स्टेटस देखता है। उसे कम से कम 1 साल तक लो रहना होगा। वो सोचता है अगर विलन बनना ही है तो आराम से जीने वाला विलन बनेगा। हीरो बनने का आइडिया वो सीधा फेंक देता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। 20 साल की ब्रूटल सफरिंग के बाद सिस्टम उसे इसी कोरोमनास कनाड में फेंक देता है। वो पक्का मान लेता है ज़्यूस इसमें शामिल है। अगली सुबह वो एक अजीब नजारे के साथ उठता है। कई आदमी उसके सामने घुटनों पर बैठे हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एसएसएस क्लास क्वेस्ट। सिस्टम बिना किसी सवाल के उसे स्काई डेविल का एब्सोल्यूट रूलर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है। एसएसएस क्लास क्वेस्ट्स इंसानों को पता सभी क्वेस्ट्स में सबसे ऊपर होते हैं। ओलंपस के 200 साल के इतिहास में ये सिर्फ 3 बार ही सामने आए हैं। इतने बड़े स्टेक्स के साथ ये तय है कि एसएसएस क्लास क्वेस्ट की मेन स्टोरी लाइन हमेशा नेशनल लेवल या उससे भी ऊपर अनफोल्ड होती है। हान हिचकिचाता है, सोचता है कि आखिर ये उसे ही क्यों मिला। जब वो देखता है कि हर एनपीसी ऐसे झुक रहा है जैसे वो उसकी पूरी जिंदगी से इंतजार कर रहे हों, तब उसे समझ आता है कि वो एक कहीं ज्यादा बड़ी कहानी में फंस चुका है। एक ऐसी कहानी जिसे ज़्यूस पिछले पूरे 20 साल से चुपचाप उसके इर्द गिर्द बुन रहा था। हान कोई हिस्ट्री पढ़ना शुरू करता है जिसमें 7000 साल के केओस का जिक्र है। वॉर के खत्म होने के बाद हार्मनी लौटी और दुनिया 3 फोर्सेस में बंट गई। उनमें सबसे नोटोरियस थी सेंटेनिया, जिसका एब्सोल्यूट रूलर ग्रासिया मेंटोस था। उसकी 14 पत्नियां थीं। 7वीं पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर खुद भी एक बेटे को जन्म दिया। यही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। एल्डर्स को अपने सामने सिर झुकाए देख हंस समझ जाता है कि वो इसे स्किप नहीं कर सकता। ऐसा करना डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, इसलिए वो पढ़ता रहता है। उसे उस दौर के सुप्रीम रूलर चेरा के बारे में पता चलता है जो धीरे धीरे सत्ता पर काबिज हुआ। चेरा ने डेविल का ब्लड लिया था और वो सबसे ज्यादा ताकतवर और निर्दयी बन चुका था। लिखा था कि दुनिया के सारे हीरोज उससे डरते थे, लेकिन एक रिबेलियन के दौरान उसे हनी ट्रैप से हराया गया। मारा नहीं गया, बस पराजित किया गया। उसके बाद शीरा एक गुफा में चला गया और अपनी ताकत वापस पाने लगा। तभी हान को एहसास होता है कि उसका अपना पुराना मास्टर इसी शीरा का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। सिस्टम उसे गाइड करता रहता है, क्वेस्ट पूरा करने के स्टेप्स दिखाता है। हान सोचता है कि उसे सोल की तरफ जाना चाहिए। वो एल्डर्स की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो सच में स्काईविल एल्डर्स हैं। उनका लीडर अपना सिर जमीन पर पटक देता है और कहता है कि हाँ, वो स्काईविल एल्डर्स हैं और हान द्वारा पहचान लिए जाने पर धन्यवाद देता है। लेकिन सच ये है कि हन बस इस रिडिकुलस क्वेस्ट से पीछा छुड़ाना चाहता है। उसने इन लोगों के बारे में कभी सुना तक नहीं। हान झूठ बोलता है कि उसके टीचर ने बताया था कि उसे स्काईविल एल्डर्स को लीड करना है और पूरे कॉन्टिनेंट में पुराने स्काईविल की ग्लोरी वापस लानी है। एल्डर्स रोने लगते हैं, खुशी में सिर झुकाते हैं। हान समझ जाता है कि ये 7 एल्डर्स अब पूरी तरह उसके लॉयल हो चुके हैं। वो उनमें से एक को आगे आने का आदेश देता है। वो एल्डर उठकर बताता है कि उसने उन सारे इंसेक्ट लाइक बास्टर्ड्स को पहले ही खत्म कर दिया है जो हान को मारने के लिए आसपास घात लगाए बैठे थे। जैसे ही हान एल्डर्स के साथ जुड़ता है, उसका शरीर चमक उठता है और वो इंस्टेंटली लेवल 9 पर पहुंच जाता है। हान सोचने लगता है कि ये एल्डर्स पहले कितने खतरनाक एनिमीज से लड़ चुके होंगे। वो एक एल्डर से उसका नाम पूछता है। बूढ़ा जवाब देता है कि उसका नाम लक्सो है
और वो फर्स्ट एल्डर है। हान कहता है कि उन्हें कुछ करना है। लुक्सो झुककर आदेश मांगता है। हान बताता है कि वो अभी एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन से बंधा हुआ है। भले ही उसने मास्टर की सलाह मानी हो, लेकिन वो मास्टर की स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसका दिमाग सब याद रखता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। एल्डर सिर हिलाता है, कहता है कि उसे इसका अंदाजा था। हम सबको भरोसा दिलाता है। वो कहता है कि वो एब्सोल्यूट रूलर है और एल्डर्स को उस जगह ले जाएगा जहां सूरज चमकता है। बूढ़े लोग खुद को तैयार करने लगते हैं और हान को अपना लॉर्ड बुलाते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है कि स्काई डेविल की लॉयल्टी बढ़ गई है। हन ग्रिन करता है और डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने का फैसला करता है। गेम के बाहर रियल वर्ल्ड में हन कॉफी लेने किचन जाता है और अपनी बहन हन सी से टकरा जाता है। हन सी बताती है कि उसकी अलायंस ने इस बार अच्छा क्वेस्ट पूरा किया है, लेकिन सेंटेनिया के आउटस्कर्ट्स में गेट रॉक नाम का एक सीरियल किलर घूम रहा है। हन अनजान बनने का नाटक करता है, जबकि वही किलर है। उसकी बहन बताती है कि वो किलर ड्यूअल पिस्टल्स इस्तेमाल करता है और लेवल 40 के आसपास है। सुना है वो अकेले ही 7 मेंबर पार्टी को हरा सकता है। वो कहती है कि अगर कोई उसे पकड़ ले तो रिवॉर्ड 3 मिलियन गोल्ड है। हान को ये अजीब लगता है। उसे याद है कि एक्चुअल बाउंटी 100 मिलियन है। जब वो पूछता है तो हंसी शर्मिंदा होकर कहती है कि उसकी यूनियन उन्हें कई पर्क्स देती है, लेकिन हान मन ही मन सोचता है कि ये पूरी तरह ट्रैश है। वो और उसके दोस्त सारा हार्ड वर्क करते हैं। उसकी बहन हंसकर टाल देती है और कहती है कि अगर उसे कभी वो रिवॉर्ड मिला तो वो हान को बारबेक्यू खिलाएगी। हान उसे थैंक्स कहता है और दोबारा लॉग इन करने का फैसला करता है। ओलंपस में वापस लक्सो उसे बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हान कहता है पहले पता लगाना चाहिए कि वो कौन है। वो इन गेम अपनी बहन को टेक्स्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट में है, इसलिए मैसेज नहीं जाता। इससे वो बाहर हो जाती है। तभी अचानक हान के पीछे एक शैडो सरकती है। सामने असली गेट रॉक खड़ा होता है, जो हान को इम्पर्सनेटर बास्टर्ड कहकर गालियां देने लगता है। पहले हान कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके हाथों में 2 पिस्टल्स देखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये वही नोटोरियस वांटेड क्रिमिनल है। वो आदमी हान पर आग बबूला है और कहता है कि उसकी नकल करने की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। हन मन ही मन खुश होता है कि उसे इस गाय के बारे में पहले ही अपनी बहन से पता चल गया था। भले ही उसके स्टैट्स अच्छे हों, लेकिन सामने वाला अब भी लेवल 40 है। हन सोचता है कि 30 लेवल गैप वाले एनिमी से लड़ने पर क्या होगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और उसे याद आता है कि वो अकेला नहीं है। वो लुक्सो फर्स्ट एल्डर को बुलाता है और लुक्सो पल भर में सामने आ जाता है। क्रिमिनल सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये बूढ़ा आया कहां से और वो उसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाया। हन काल्मली किल का कमांड देता है। गेट रॉक पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि वो दोनों को मार देगा, लेकिन लक्सो इतना तेज है कि वो वहीं गायब हो जाता है। इससे पहले कि गेट रॉक कुछ समझ पाए, उसका सिर जमीन पर गिर चुका होता है। लक्सो शांति से अपनी तलवार म्यान में डालता है और हान वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह शॉक्ड। हान को याद आता है कि गेट रॉक को कम से कम लेवल 40 माना जाता था। अब वो सोच रहा है, क्या लक्सो इतना ज्यादा पावरफुल है या क्रिमिनल उतना मजबूत नहीं था जितना उसने सोचा था। हान को थोड़ी शर्म महसूस होती है कि वो लक्सो की मूवमेंट देख तक नहीं पाया, लेकिन उसे भरोसा है कि अगर उसकी आई साइट स्किल्स होती तो वो मैनीफ्लो पढ़ सकता था। बूढ़ा आदमी उसे क्रिमिनल का कटा हुआ सिर देता है और सिस्टम उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ पूरा 100 मिलियन गोल्ड रिवॉर्ड देता है। इनफेमस सीरियल किलर को खत्म करने का रिवॉर्ड। हन एल्डर की तारीफ करता है और सोचता है कि चीजें कितनी बदल चुकी हैं। कुछ समय पहले तक वो मैक्स केओटिक होने की वजह से जॉब तक नहीं ले पाता था। हन अब एक परफेक्ट परफॉर्मेंस देने का मन बना लेता है। सिस्टम जो भी सिनारियो या क्वेस्ट उसके सामने फेंकेगा, वो पूरी ताकत से निभाएगा अपने मॉनर्क बनने के सफर में। 2 हफ्ते बाद हन जंगल में घूम रहा होता है और उसके चारों तरफ एल्डर्स किसी भी एनिमी या जानवर को पल भर में खत्म कर देते हैं। हान पहले ही लेवल 13 तक पहुंच चुका है, जो एक इंसेन स्पीड है, क्योंकि दूसरों को इतना बढ़ने में सालों लग जाते हैं। उसके पास हेवन ब्रेकिंग गोस्ट आर्ट नाम की स्किल है, जिसके लिए कम से कम लेवल 40 चाहिए, यानी असली खेल लेवल 40 पर शुरू होगा। वो एल्डर्स के बारे में सोचता है और उसे लगता है जैसे ये एक कंपनी हो जो फुल स्विंग में आइटम्स, लेवलिंग और स्काईविल लैकी इस्तेमाल कर रही हो। फिर वो बैग में रखे क्रिमिनल के सिर को देखता है और सोचता है कि अब इसका क्या करे। रियल वर्ल्ड में हन कंप्यूटर खोलता है और सर्च करता है कि एक्सपेंसिव आइटम्स बेचने की बेस्ट जगह कौन सी है। एक मैसेज उसे सलाह देता है कि इसे ओलंपस में इन गेम बेच दे। कई लोग उससे सहमत होते हैं, लेकिन हान को याद आता है कि मैक्स केओटिक होने की वजह से वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ऊपर से गेम करेंसी गोल्ड है, जो रियल वर्ल्ड में ट्रेड भी नहीं होती, और पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने का रिस्क अलग। तभी उसकी बहन ब्राइट स्माइल के साथ आ जाती है। हन सोचता है कि वो बिल्कुल सही टाइम पर आई है। वो पूछती है क्या उसे पॉकेट मनी चाहिए। हान थोड़ी शर्म से मना करता है और पूछता है कि अगर वो उसे क्रिमिनल का सिर दे दे तो वो क्या करेगी। पहले वो कंफ्यूज्ड होती है, फिर हंसने लगती है। वो मजाक में कहती है कि अगर सच में उसके पास सिर है तो हैमबर्गर खरीद ले
और एक उसके लिए भी। हन गंभीर हो जाता है और कहता है कि 50-50 करेंगे। उसकी बहन अब भी कंफ्यूज्ड है कि वो इतना सीरियस क्यों है। सिया याद दिलाती है कि गेट रॉक लिटरली लेवल 40 है। उसे यकीन नहीं होता कि हान उसे मार सकता है, खासकर जब उसने सुना है कि हान अपनी शिटी ट्रेनिंग की वजह से कहीं जा भी नहीं सकता। लेकिन हान कहता है कि वो कुछ दिन पहले ही भाग निकला था और सच कहे तो उसने क्रिमिनल को पहले ही खत्म कर दिया है। ये सुनकर उसकी बहन पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि क्रिमिनल का लेवल 44 था, फिर वो उसे मार कैसे पाया। हन शर्मिंदगी से हंसता है और कहता है कि क्रिमिनल तो बस उसे हिट करते ही मर गया, क्योंकि उसका एस्टिमेटेड लेवल खुद 99 है। वो अपनी बहन को याद दिलाता है कि उसने 10 साल पहले उसे स्क्रीनशॉट भेजा था। उसे याद आता है कि उसके भाई ने खुद को लेवल 99 बताया था। तब उसे लगा था कि उसका भाई इतना स्ट्रगल कर रहा है कि अब प्रेजेंट में प्रैंक करने लगा है। वो शर्माते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि उसे वो फोटो एडिटेड लगी थी। हन को फर्क नहीं पड़ता कि वो माने या नहीं। वो बस उसे ऑर्डर देता है कि अगर क्रिमिनल का हेड चाहिए तो सेंटेनिया के माउंटेन्स में आ जाए। लॉग इन करते ही वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भेज देगा। वो सोचती है कि उसे रैंडम फॉरेस्ट में इतनी दूर क्यों आना पड़ेगा। तभी हान बता देता है कि वो मैक्स केओटिक है। ये सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। गेम में उसकी बहन वेस्ट गेट पहुंचती है और गार्ड्स से कहती है कि उसे माउंटेन्स में कुछ काम है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि वो मॉन्स्टर्स के हाथों इंस्टेंटली मर जाएगी। वो शर्माते हुए हंसती है और उनकी एडवाइस इग्नोर कर देती है। गार्ड्स फिर भी रोकते रहते हैं, लेकिन वो हाथ हिलाकर जंगल की तरफ बढ़ जाती है। डेंस जंगल में 3 घंटे चलने के बाद उसे सब कुछ बहुत ज्यादा शांत लगता है। उसे याद आता है कि उसके भाई ने कहा था कि वो पहले ही सारे मॉब्स और मॉन्स्टर्स हटा देगा। वो आसपास देखती है और समझ जाती है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही गायब हैं। तभी अचानक हान ठीक उसके पीछे प्रकट हो जाता है। सिया डर के मारे चिल्ला उठती है। उसे शॉक लगता है कि वो बिना कोई आवाज किए पीछे कैसे आ गया। वो अपने भाई से निकलती इंसेनली डेंस ऑरा भी महसूस करती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में मैक्स केओटिक है। वो पूछने लगती है कि क्या उसने किसी एनपीसी को मारा है, लेकिन हान सवाल इग्नोर कर देता है और उसे बैग थमा देता है जिसमें क्रिमिनल का हेड है और उस पर 100 मिलियन गोल्ड का बाउंटी है। वो यकीन नहीं कर पाती और सोचती है कि शायद सपना देख रही है। 100 मिलियन रिवॉर्ड को हाथ में देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सच है। वो तुरंत पूछने लगती है कि उसने ये सब कैसे किया और उसे अमेजिंग कहती है। हन बस चाहता है कि वो जल्दी से जाकर इसे एक्सचेंज कर दे। वो मजाक में कहता है कि अगर वो हेड लेकर भाग गई तो वो उसे मार देगा। एडवेंचरर्स गिल्ड में उसकी बहन हेड जमा करती है और स्टाफ मेंबर कंफर्म करता है कि ये वांटेड क्रिमिनल गेट रॉक का सिर है। क्वेस्ट क्लियर हो जाता है। 100 मिलियन गोल्ड पे आउट होता है। वो सोचने लगती है कि अगर आधा पैसा भी मिल जाए तो वो जिंदगी भर अपने फेवरेट हैमबर्गर्स खा सकती है। लेकिन उसे याद आता है कि उसके भाई ने कितना हार्ड वर्क किया है और अब उसका फल मिल रहा है। वो जंगल में लौटती है और अपने भाई को उसका हिस्सा देती है और देखता है कि वो 50 मिलियन की जगह 99 मिलियन गोल्ड दे रही है। वो सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर मुस्कुराता है और मान लेता है कि 20 साल की हेलिश ट्रेनिंग के बाद वो इसका हकदार है। वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता, लेकिन थैंक्स के तौर पर 1 मिलियन पॉकेट मनी रख लेता है। वो उसे और देने को तैयार है, लेकिन वो सुनती नहीं और भाग जाती है। भागते हुए कहती है कि उसने सिर्फ मॉर्निंग ऑफ लिया था, अब उसे वापस जाना है। जाते जाते वो बोलती है कि आज वो उसे हैमबर्गर स्ट्रीट देगी और पेरेंट्स के साथ डिनर पर बुलाती है। हन मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि वो सुरक्षित घर पहुंचे। वो एक्सचेंज फीस और टैक्सेस के बाद 99 मिलियन गोल्ड चेक करता है। रियल वर्ल्ड में ये लगभग 80 मिलियन बनते हैं। पहली ही कोशिश में इतना पैसा, ये सच में उसकी लाइफ क्वेस्ट है, इसलिए उसे मैक्स केओटिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएसएस क्लास क्वेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ और वो पहले ही इतना कमा चुका है। अब उसके पास 80 मिलियन कोलैटरल है। जब वो मेन क्वेस्ट क्लियर करेगा तो उसे नहीं पता कि रिवॉर्ड कितना पागलपन भरा होगा। वो जल्द से जल्द लेवल 40 पहुंचना चाहता है। इसके लिए उसे और तेज ग्रो करना होगा। हर मिनट हर सेकंड मायने रखता है। शाम को हान रियल वर्ल्ड में अपनी बहन से मिलता है। मैक्स केओटिक होने की वजह से वो खुद गेम में नहीं जा सकता, इसलिए वो उससे आइटम्स खरीदने को कहता है। वो मना करने की कोशिश करती है क्योंकि वो अभी काम से लौटी है, लेकिन हान वादा करता है कि अगर सब ठीक रहा तो वो उसे हर महीने 300,000 वन अलाउंस देगा। वो मान जाती है, लेकिन कहती है कि 500,000 वन चाहिए। दोनों के बीच डील हो जाती है और सी तुरंत गेम में वापस चली जाती है। कुछ घंटे बाद पूरी तरह थका हुआ हान अपनी बहन द्वारा खरीदे गए नए कपड़े
और आइटम्स ट्राई करता है। ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो एक्सपीरियंस अर्निंग रेट बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी उसने खरीदा उस पर पूरे 70 मिलियन वन खर्च हो गए। जिंदगी में पहली बार उसने अपने हाथों से पैसा कमाया था। उसकी बहन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, उसे बस अपना हिस्सा चाहिए क्योंकि वो उसके लिए इतनी एरेंड्स दौड़ चुकी है। फिर वो उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है, कहती है कि पहले डेस्टिनेशन के लिए 3 मिलियन गोल्ड चाहिए और उसके बाद हर डेस्टिनेशन के लिए 300,000 गोल्ड। हन फिर से खुद को संभालता है, तय करता है कि सिस्टम जो भी सिनेरियो या क्वेस्ट फेंकेगा वो पूरी ताकत से निभाएगा मोनार्क बनने की राह में। अब उसे वही करना है जो जरूरी है। वो एल्डर्स को बुलाता है और कहता है कि आगे बढ़ें और सिर्फ लेवलिंग पर ध्यान दें। अगले दिन हानजी माउंटेन्स पहुंचता है। वो अपने काम से काम रखे होता है कि तभी फुल आर्मर में एक आदमी उसे देख लेता है और सोचता है ये कौन है। वो नोटिस करता है कि हान मैक्स केओटिक है और उसके ग्रुप का एक मेंबर इसे परफेक्ट मानता है क्योंकि उसे फेम चाहिए। सब देखते हैं कि हान काफी वीक दिखता है और उसके आइटम्स बहुत बेसिक और शिटी हैं, तो वो मान लेते हैं कि यहाँ तक आते आते वो कई बार मरा होगा। पार्टी लीडर सोचता है कि हान ने उन्हें अभी नोटिस नहीं किया, मतलब उसका फील्ड ऑफ विजन छोटा है और वो शायद बिगिनर है। वो पूरी पार्टी को बैटल के लिए तैयार होने का आदेश देता है। फॉरेस्ट से गुजरते हुए हान को लगता है कि इलाका अजीब तरह से शांत है, कोई मॉन्स्टर आसपास नहीं है। तभी सिस्टम वार्न करता है कि कोई बाहरी ताकत उसके बॉडी को लॉक करने की कोशिश कर रही है। हान को ऑनेस्टली जैक्स महसूस होता है, लेकिन पीछे से उसे टेल कर रही स्क्वाड घबरा जाती है कि वो उनके मैजिक ट्रैप को श्रग ऑफ कैसे कर रहा है। एक कहता है शायद वो मेज हो, फिर भी वो उसके गियर को देखकर सोचते हैं कि वो एब्सोल्यूट क्रैप है और शायद इतनी बार मरा कि सब खो बैठा। आर्चर एरो नॉक करता है और लीडर सबको चुप रहने को चिल्लाता है। वो एक को आदेश देता है कि उसे बिजी रखे ताकि वो वॉर्प या ब्लिंक न कर पाए, जबकि वो और असिस्टेंट मैनेजर किल के लिए आगे बढ़ते हैं। अटैक से ठीक पहले हान पलटकर देखता है। उसकी नजर इतनी ठंडी होती है कि खून जम जाए। वो उन्हें आखिरी मौका देता है भाग जाने का, लेकिन वो उसे ब्लफ समझकर कहते हैं। लीडर पूरी ताकत से चार्ज करता है। हन कैजुअली पूछता है उनका लेवल क्या है। मैसिव हैमर उस पर लगता है और स्टील से टकराने की तरह उछल जाता है। मैनेजर सोर्ड स्लैश करता है, लेकिन उससे भी नहीं होता। आर्चर की एरोज उड़ती हैं, टीम सिंक करती है, मगर सब दहशत में रह जाते हैं क्योंकि उसका हेल्थ बार हिलता तक नहीं। हान अंदाजा लगाता है कि बड़ा सोर्ड वाला शायद लेवल 40 है, लेट 20s बिल्ड जैसा। आर्चर उसे एनालाइज करता रहता है। उसे यकीन है कि हान ने कोई सॉलिड आर्मर नहीं पहना और कोई स्पेल भी नहीं बोला। वो सोचता है कि शायद कोई हिडन मैजिक पहले से एक्टिव है। वो सिग्नल देता है कि वो तैयार है। लीडर डर के मारे पसीना बहाने लगता है, जबकि हान बोर्ड खड़ा रहता है। सोचता है कि इनके हमले टॉडलर स्लैप्स जैसे हैं। तंग आकर वो काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है। स्किल सील्ड होने की वजह से वो बेसिक फाइटिंग स्टैंस लेता है। आर्चर सोचता है वो कोई बड़ा स्पेल डालेगा और सबको पीछे रहने को चिल्लाता है, लेकिन हान पहले ही डायरेक्टर के चेहरे पर घूंसा मार चुका होता है। उसे ड्रीमलैंड भेज देता है। सिस्टम बताता है कि उसका क्राइम स्टैट फिर बढ़ रहा है। हैमर वाला नाइट रेज में चार्ज करता है, पर हान एक पंच में टैंक गिरा देता है और क्राइम स्टैट और चढ़ जाता है। आर्चर और सपोर्ट क्रू वहीं बेवकूफों की तरह खड़े रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि उन्हें बफ्स लगाने का मौका तक नहीं मिला। लीडर और मैनेजर चिल्लाते हैं कि सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहिए क्योंकि ये फाइट उनकी लीग से बहुत बाहर है। आर्चर भी पीछे हटने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि उन्होंने एक ऐसे मॉन्स्टर से पंगा ले लिया है जो कोई एवरेज मेज नहीं है, लेकिन भागने से पहले ही हान अचानक उसके ठीक पीछे आ जाता है, एक गोस्ट की तरह। आर्चर का दिमाग हैंग हो जाता है कि ये इतनी तेजी से कैसे हिला। हान दांत दिखाते हुए एक खतरनाक ग्रिन देता है, याद दिलाता है कि फाइट उन्होंने चुनी थी और अब वो कायरों की तरह भाग रहे हैं। आर्चर को अचानक समझ आता है कि हान ने ब्लिंक स्किल अब तक बचाकर रखी थी, उन्हें चिढ़ाने के लिए। ऐसा मूवमेंट सिर्फ एक ही टाइप का प्लेयर कर सकता है, हाई लेवल मेले फोकस्ड बैटल विजर्ड, लेवल 60 से ऊपर का हंटर रूफनडाल जैसा। हान ने उनकी ऐसी कुटाई की कि अंत तक वो खुद लेवल 16 पर पहुंच चुका था। सबको जमीन पर रगड़ने के बाद वो उनकी जान बख्श देता है। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है कि उसकी मर्सी की वजह से एल्डर्स के साथ लॉयल्टी बढ़ गई है। उसे चरिज्मा नाम की नई स्किल अनलॉक होती है। उसे नहीं पता चरिज्मा करती क्या है, लेकिन नाम फैंसी है तो वो ज्यादा सोचता नहीं। अचानक लक्सो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। उम्मीद है वो आदेश मानेगा। 7 दिन की टॉर्चर जैसी यात्रा के बाद हान आखिरकार स्काईविल हाइडआउट पहुंचता है। भूख और थकान से आधा मरा हुआ, मन ही मन गालियां देता हुआ
कि ये जगह इतनी दूर क्यों है। उसे याद आता है कि कैसे वो इसमें फंसा। एक पल वो चिल कर रहा था, अगले ही पल एक एल्डर उसे खींच लाया, डेजर्ट के बीच पोर्टल खोलकर एडवेंचरर्स कॉलम की कुछ बकवास बोलते हुए। उसे लगा था वॉकिंग से स्टेप अप पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसे पूरे हफ्ते चलना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। जब एल्डर बताता है कि विलेज आगे है, हान के दिल में उम्मीद जगती है। वो मन ही मन खाना मांगता है, लेकिन जैसे ही वो गंदे आधे ढहे विलेज को देखता है, उसका दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसका मास्टर शायद इस जगह को बुरी तरह स्क्रू कर गया है। लोकल्स भुखमरी से चलते फिरते लाशों जैसे दिखते हैं, फिर भी वो तुरंत घुटनों पर गिरकर उसे एब्सोल्यूट रूलर और सेवियर कहते हैं। सिस्टम उसे एक क्वेस्ट देता है, इस कोलैप्स के कगार पर खड़े विलेज को बचाने का। वो वीक स्माइल देता है, ऐसा लगता है जैसे भूख से अभी गिर पड़ेगा। एक एंशिएंट बूढ़ा प्रॉफिट कार्ल, जिसकी उम्र 133 साल है, आगे आता है और बताता है कि उसने 12 एल्डर्स को यहाँ एम्पायर से छिपा कर पाला था। वो सब एब्सोल्यूट रूलर के डिसेंडेंट को खोजते रहे। प्रॉब्लम ये थी कि ये इलाका वेस्टलैंड है, ना मॉन्स्टर्स, ना एनिमल्स, ना फार्मिंग। हान को ये सब बेवकूफी लगती है, सोचता है सप्लाईज बाहर से क्यों नहीं लाए। बूढ़ा कहता है ये नामुमकिन है। हान समझ जाता है कि उसका पहला काम सबको भूख से मरने से बचाना है। वो विलेजर्स से वादा करता है कि वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके उन्हें जिंदा रखेगा। सिस्टम दिखाता है कि मोराल और लॉयल्टी तेजी से बढ़ रही है। वो लक्सो से कहता है कि साथ चले, बाकी एल्डर्स गार्ड करेंगे। लक्सो बिना किसी शिकायत के सिर हिलाता है और दोनों निकल पड़ते हैं। हन उसे आदेश देता है कि रास्ते में मिलने वाले किसी भी मॉन्स्टर को वही संभाले और जो भी लूट या वैल्यूएबल स्टोन्स गिरें सब इकट्ठा करे। उसे लगता है ये क्वेस्ट शायद काफी इजी रहने वाला है। माउंटेन्स में गायब हुए हान और लक्सो को एक हफ्ता बीत जाता है। लक्सो काफी सेटिस्फाइड महसूस करता है कि उसके लॉर्ड ने समय रहते सब प्रिपेयर कर लिया। वो ऐसे कंधे उचकाता है जैसे ये ऑब्वियस हो। टाइम कम था, इसलिए उसने सबसे आसान चीजों से शुरुआत की। वो एक बड़े पत्थर पर बैठा है, बैग्स के ढेर को देखते हुए, जिनमें पता नहीं क्या क्या भरा है। कुछ दिन पहले ही हान की बहन को उसका मैसेज मिला था। उसने उससे एक फेवर मांगा था, मैजिक पॉकेट लेने को कहा और 800 लोगों के लिए इनफ पॉरेज अरेंज करके माउंटेन्स तक लाने को बोला। मैसेज पढ़ते ही वो ऑलमोस्ट चोक कर गई। सोचती रही कि आखिर 800 लोगों के लिए पॉरेज क्यों चाहिए। हान ने फूड प्लान पहले से उसी के जरिए सेट कर दिया था। जब वो माउंटेन्स पहुंचती है, तब भी उसके दिमाग में यही चिल्ला रहा होता है कि उसका भाई आखिर कर क्या रहा है। हान पेमेंट के तौर पर उसे एक ब्लू स्टोन फेंकता है। वो पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। उसका दिमाग घूमने लगता है कि शायद किसी बड़े स्पॉन्सर या सीक्रेट ग्रुप का पैसा होगा, लेकिन हान साफ कह देता है, नो स्पॉन्सर, बस इसे बेच देना और 10% अपने पास रख लेना। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। फिर भी वो खुद को समझाती है कि ये बस डम्ब लक है। उसके भाई के लिए ये सब अकेले करना पॉसिबल नहीं हो सकता। हान उससे ये भी कहता है कि स्टोन बेचकर जो पैसे मिले उनसे लौटते वक्त 3 रैप्ड पोर्टल्स खरीद ले। उसका प्लान है माउंटेन से सीधे स्काई डेविल हाइडआउट और स्काई डेविल विलेज तक रोड कनेक्ट करना। जो रास्ता पहले पूरे एक हफ्ते लेता था वो बहुत कम हो जाएगा। हन इसे फ्लॉलेस कहता है। हालांकि एक साथ 3 रैप्स पर पैसा उड़ाते वक्त उसका दिल ऑलमोस्ट रो पड़ता है। उधर विलेज में 12th एल्डर एर्दा सोच रहा होता है कि हान ने उन्हें गोस्ट कर दिया है, उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया है। एर्दा को लगता है कि अब ये लड़का बस लौटकर सबको झुकाने की उम्मीद कर रहा है, सिर्फ सक्सेसर होने के नाम पर। हाँ, फर्स्ट एल्डर लक्सो तो बिना सोचे उसके लिए मरने को तैयार है, लेकिन एर्दा जानता है कि सारे एल्डर्स ऐसे नहीं हैं। अगर हान ने विलेज के साथ जरा सा भी खेल किया या एक भी झूठ बोला तो एर्दा उसे मिटाने का पूरा बहाना बना लेगा। आखिरकार हान लौटता है। विलेजर्स पागल हो जाते हैं, चिल्लाते हैं कि एब्सोल्यूट रूलर ढेर सारा सामान लेकर वापस आ गया है। एर्दा बाहर आता है और पॉरेज का ढेर देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। हन ग्रिन करता है और कहता है कि वो उन्हें मिल्क और हनी भी देना चाहता था, लेकिन भूख के बाद ऑयली खाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए अभी पॉरेज ही ठाते हैं। ठीक है। विलेजर्स राहत की सांस लेते हैं और एब्सोल्यूट ग्रेट रूलर के नारे लगाने लगते हैं। उसकी रेपुटेशन और ऊपर चली जाती है। सब सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो ये आदमी नहीं कर सकता। हन मन ही मन विकेट ग्रिन करता है। वो एल्डर्स में से एक को लक्सो के साथ फूड डिस्ट्रीब्यूट करने भेज देता है और खुद अंदर चला जाता है। उसे पता है कि सिर्फ खाना काफी नहीं, कपड़े और शेल्टर भी चाहिए, लेकिन अभी फूड और डिफेंस प्रायोरिटी है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। एर्दा अंदर आता है और घुटनों पर गिरकर लॉयल्टी की कमी के लिए माफी मांगता है। हान उसे शांत करता है, कहता है लिमिट्स अभी भी हैं, शक करना गलत नहीं था। अब वो चाहता है कि एर्दा उस पर भरोसा करे। बदले में वो उस ट्रस्ट को 10 गुना लौटाने का वादा करता है। ये सुनकर एर्दा और जोर से रोने लगता है और इसी के साथ हान को ऑफिशियली 12th एल्डर की रिकॉग्निशन मिल जाती है। लेकिन दिल ही दिल में हान सोच रहा होता है कि ये आदमी पूरा बेवकूफ है। इसी बीच हान लेवल 19 पर पहुंच चुका होता है और उसके पास काफी स्टेप अप पॉइंट्स जमा हो जाते हैं। वो कहीं जाकर अपनी नई ताकत टेस्ट करने का प्लान बनाता है। उसे लुक्सो की चेतावनी याद आती है कि अभी लो प्रोफाइल रखना जरूरी है ताकि एम्पायर को शक
शक न हो। बाकी एल्डर्स ने भी यही कहा था। फिर भी वो सोचता है कि अगर पार्टनर चाहिए तो एरदा सबसे सही रहेगा, क्योंकि उसकी स्टेल्थ स्किल्स टॉप टियर है। माउंटेन्स में चलते हुए उन्हें एक वाइल्ड बेयर मिलता है। हन पल भर को रुकता है। उसने ऐसा बेयर पहले नहीं देखा, शायद जायंट बेयर या कोई होगा। एरदा तलवार खींच लेता है, लेकिन हान उसे रोक देता है। उसे याद है कि जायंट बेयर्स आमतौर पर लेवल 40 के आसपास होते हैं। नॉर्मली 5 या 6 लोगों की स्क्वाड चाहिए होती है, लेकिन वो तो पूरे स्क्वाड अकेले निपटाने वाला आदमी है। इसलिए वो बेयर को भी सोलो करने का फैसला करता है। बेयर उसे देखता है और चार्ज करता है। हन उछलता है और जोरदार पंच के साथ नीचे गिरता है। बेयर को एक ही वार में छपटा कर देता है। वो इसे इजी मनी कहता है। 20,000 गोल्ड और थोड़े से एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं। एरदा, जो सब चुपचाप देख रहा था, अब उस पर और भरोसा करने लगता है। बेयर के मलबे को देखते हुए हान सोचता है, क्या बेयर ही पैथेटिक था या वो खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जो भी हो, वो एरदा को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अब आंटियम डंजन जाने का समय है। कुछ दिनों बाद वो डंजन के गेट पर पहुंचते हैं। एरदा अंदर कई प्रेजेंसेस महसूस करता है। हान नोट करता है। उसे याद है कि आंटियम डंजन विलेज ऑफ बिगिनिंग में है। उर्कुस के पास एक लो टियर डंजन। डिफिकल्टी ठीक ठाक है और क्लियर करने पर स्टेप अप पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए एकेडमी स्टूडेंट्स और ग्रेट यूनियन इंस्ट्रक्टर्स यहाँ ग्राइंड करते हैं। हन स्मर्क करता है। जायंट बेयर को एक हिट में गिराने की याद उसे हंसा देती है। वो सोचने लगता है कि ये ग्रेट यूनियन इंस्ट्रक्टर्स असल में उसके सामने कितने स्ट्रांग होंगे। वो एरदा से कहता है कि चुपचाप स्टेल्थ में उसके पीछे रहे। डंजन के सेफ जोन में एक स्टूडेंट कहता है कि ये उसकी दूसरी रन है और वो अभी भी ब्रिक्स हो रहा है। अपने दोस्त से बात करते हुए कहता है कि बस इस बार क्लियर हो जाए। तभी दोनों की नजर हान पर पड़ती है, इनफेमस मैक्सल चेयोटिक पर। पैनिक फैल जाता है और वो अपने इंस्ट्रक्टर को ढूंढने भागते हैं, मन ही मन दुआ करते हुए कि वो उन्हें बचा ले। तभी एक स्मग बास्टर्ड सामने आता है। हान को ऐसे घूरता है जैसे वो कोई फियरलेस इडियट हो। इससे पहले मॉन्स्टर्स मारते हुए हान ने एक बात नोटिस की थी। जब वो खुद किल करता है तो कोई लूट ड्रॉप ही नहीं होता। वो स्टैट विंडो खोलता है और देखता है लक स्टैट -99 पर अटका है। -99 लक का मतलब ड्रॉप रेट भी पूरी तरह टैंक। उसे लगता है जैसे यूनिवर्स ही उसके साथ कर रहा हो। वो सोचता है काश फाइनल ब्लो एल्डर्स में से कोई मार दे। तभी एक इंस्ट्रक्टर आकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हान को अपनी बहन की वार्निंग याद आती है कि ग्रेट यूनियन इंस्ट्रक्टर्स अक्सर लेवल 40 से ऊपर होते हैं। लगता है वो बिल्कुल सही थी। ये एरोगेंट लोग सच में फैलाना पसंद करते हैं। इंस्ट्रक्टर दोबारा सवाल करता है। हान उल्टा पूछता है कि वो उसे ऐसे बात करने का हक क्यों समझ रहा है। इंस्ट्रक्टर हंसता है, कहता है कि वो ऐसे कई लोगों को देख चुका है, अभी निकल जाए तो छोड़ देगा। इंस्ट्रक्टर उसके स्टैट्स देखता है, लेवल 19, घटिया गियर, और उसे ट्रैश समझ लेता है, जो शायद स्टूडेंट्स को मारकर उनका लूट बेचता है। हन इन अजीब आरोपों से कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सिचुएशन डी एस्केलेट करना चाहता है क्योंकि आसपास बच्चे हैं। वो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि चिल करे, वो बस डंजन क्लियर करने आया है। लेकिन इंस्ट्रक्टर नहीं मानता। स्नीयर करते हुए कहता है कि वो उसकी चाल समझ चुका है। तभी सिस्टम वार्निंग देता है कि सेफ जोन खत्म होने वाला है। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को अपने पीछे छिपने का आदेश देता है। सब समझ जाते हैं कि ये ग्रेट यूनियन का इंस्ट्रक्टर है। हन चिढ़ जाता है और कहता है कि वो शुरू करने नहीं आया। इंस्ट्रक्टर उसे ब्लफिंग लूजर समझकर टाल देता है। हान फिर कहता है कि वो किसी स्कमबैग की तरह स्टूडेंट से पंगा लेने नहीं आया। वो साफ कह देता है कि उसे बस डंजन क्लियर करना है। लेकिन तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि सेफ जोन खत्म हो चुका है और इंस्ट्रक्टर तलवार खींच लेता है। मारने के इरादे से आगे बढ़ते हुए वो उसे एरोगेंट बास्टर्ड कहता है। हान का सब्र टूट जाता है। वो आखिरी बार चेतावनी देता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर पूरी ताकत से झपट पड़ता है। उसकी तलवार हान के आर पार निकल जाती है। फिर भी वो बिना हिले खड़ा रहता है। इंस्ट्रक्टर की आंखें फैल जाती हैं। उसे लगता है शायद कोई अजीब मैजिक ट्रिक है। हान उसे मौत वाली नजर से घूरता है और पूछता है, बस इतना ही? इंस्ट्रक्टर के दिल में डर उतर आता है। उसे समझ आता है कि सामने वाला कोई साधारण न्यूबी नहीं है। घबराकर इंस्ट्रक्टर बैकअप बुलाने की कोशिश करता है। सोचता है कि ये लेवल 19 केओटिक फ्रीक कोई हिडन स्किल यूज कर रहा है। हान उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो ट्रबल नहीं चाहता और आखिरी वार्निंग भी दी थी। अब पूरी तरह तंग आकर वो काउंटर करता है और इंस्ट्रक्टर के पेट में जोरदार पंच मारता है। इंस्ट्रक्टर शॉक में डूब जाता है। उसने अपनी ब्लेड टैंक कर ली और नंगे हाथों से पलटवार किया। वो मदद के लिए बोलने ही वाला होता है कि अचानक तेज रोशनी का एक धमाका पूरे इलाके को निगल लेता है। उसी एक मूव में हान उसे खत्म कर देता है। स्टूडेंट्स सिमट कर खड़े रहते हैं, देखते हैं कि सब जिंदा हैं या नहीं। हान उन्हें घूरता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्या वो भी लड़ना चाहते हैं। सब सिर जोर जोर से हिलाते हैं। हान स्मर्क करता है और कहता है कि यही सही है। फिर उन्हें सलाह देता है कि अपने क्वेस्ट्स
ठीक से करें और ढंग के इंसान बने। थोड़ी देर बाद वो अपने एक्शंस पर सोचने लगता है। वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आगे देखते ही उसे एक डिफेंसिव फोर्ट्रेस दिखता है जिसके चारों तरफ हथियार पकड़े स्केलेटन सोल्जर्स हैं। उसे समझ आता है कि ये डंजन का बीच वाला फोर्ट्रेस है। गाइड बुक की बात याद करके वो जानता है कि आगे बढ़ने से पहले इसे तोड़ना जरूरी है। लूट वैसे भी नहीं मिल रहा, इसलिए वो स्केलेटन्स पर वक्त बर्बाद नहीं करता। उनकी मर्डरस नजरों को इग्नोर करते हुए वो सीधे फोर्ट्रेस की तरफ दौड़ पड़ता है। सिस्टम लगातार वार्निंग्स चिल्लाता है कि मॉन्स्टर्स कितने गुस्से में हैं और उसे कितना नुकसान होगा। हान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है शायद 10 पंचेस काफी होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही पंच में पूरा फोर्ट्रेस ऐसे ढह जाता है जैसे गीला कार्डबोर्ड हो। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्या ये फोर्ट्रेस इतना कमजोर होना चाहिए था? फिर भी वो खुश है कि काम आसान हो गया। बिना रुके वो आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद घबराए स्टूडेंट्स द्वारा बुलाए गए इंस्ट्रक्टर्स पहुंचते हैं और देखते हैं कि फोर्ट्रेस पहले ही रबल बन चुका है। लेवल 19 प्लेयर द्वारा ऐसा होना उनके लिए समझ से बाहर है। वो डम फाउंडेड खड़े रह जाते हैं, सोचते हैं शायद उसके पास कोई अल्ट्रा रेयर आइटम हो। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन क्लियर हो चुका है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं इसे इम्पॉसिबल कहते हुए। डंजन के अंदर हान सोचता रहता है कि हर जगह स्केलेटन सोल्जर्स ही क्यों हैं। किसी नॉर्मल लेवल 19 किस्म के लिए ये जगह नाइटमेयर होती, लेकिन उसके लिए नहीं। वो फाइनल स्टेज तक पहुंचता है स्केलेटन्स को इग्नोर करते हुए। वो आगे झपटता है और पूरी ताकत से वार करता है। मन ही मन उम्मीद करता है कि ये एक हिट में न टूटे, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल स्टेज की शील्ड तुरंत क्रम्बल हो जाती है। वो भौहें चढ़ाता है, सोचता है कैसी बेकार शील्ड है। जानता है कि इंस्ट्रक्टर्स कभी भी आ सकते हैं, इसलिए जल्दी निपटाता है। सिस्टम उसे डंजन क्लियर करने की बधाई देता है। हंस नॉट करता है, सोचता है कि ये बस एक पैथेटिक लो लेवल डंजन था। वो मिले हुए पॉइंट्स स्पेंड करता है और आखिरकार लेवल 20 पर पहुंच जाता है। अब वो फील्ड ऑफ डार्कनेस जाने के लिए तैयार है। उसे लगता है इंस्ट्रक्टर्स उसका पीछा जरूर करेंगे, लेकिन अजीब बात है कि अभी तक कोई नहीं आया। वो अंदाजा लगाता है कि शायद वो डंजन एंट्रेंस के पास ही कैंप कर रहे होंगे। बाहर कदम रखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। सामने इंस्ट्रक्टर्स की पूरी आर्मी खड़ी है, जितनी उसने सोची भी नहीं थी। उनमें से एक चिल्लाकर एनिमी फोर्सेस के लीडर को सामने आने को कहता है। हन खाली नजर से इधर उधर देखता है और सोचता है कि वो तो यहाँ अकेला खड़ा है, तो ये लोग आखिर किस पर चिल्ला रहे हैं। वो बगल में खड़े एल्डर से पूछता है कि कहीं उसने गलती से स्टेल्थ तो ऑफ नहीं कर दी। एल्डर मना कर देता है। तभी एक इंस्ट्रक्टर शांति से बोलता है कि वो समझता है हान क्या चाहता है और उम्मीद करता है कि आज बेकार की लड़ाई न हो। उसका लॉजिकल रवैया टेंशन कम करना चाहता है, लेकिन हान को ये चिढ़ाने लगता है क्योंकि वो तो इंस्ट्रक्टर से टकराने के मूड में था। उन्हें यूं बिहेव करते देख उसे कुछ अजीब लगता है। वो समझ जाता है कि अगर यहाँ सच में लड़ाई छिड़ी तो कुछ स्टूडेंट्स जरूर मरेंगे, और सच कहें तो पावरलेस बच्चों को मारना उसकी चीज नहीं है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि वो इस बार उसे जाने देगा, ये मानते हुए कि हान भी अपनी जिंदगी बेवजह फेंकना नहीं चाहेगा। हान साथ देता है और कहता है कि वो समझता है, वैसे भी उसने लड़ने का प्लान नहीं बनाया था, और याद दिलाता है कि उसने पहले वाले इंस्ट्रक्टर को भी छेड़ने से मना किया था। बिना एक पल गंवाए वो सीधा उनके बीच से निकल जाता है। उसके लिए अभी प्रायोरिटी फील्ड ऑफ डार्कनेस पहुंचना है ताकि बाद में प्लेयर्स का शिकार कर सके। इंस्ट्रक्टर राहत की सांस लेता है। उसका पार्टनर भी चुपचाप शुक्रगुजार होता है कि बिना किसी को मारे मामला सुलझ गया। इंस्ट्रक्टर जुर्गल इसे हल्के में टाल देता है। पहले ही उसे पता चल गया था कि जो इंस्ट्रक्टर हान से भिड़ा था उसकी वजह से कुछ बेगुनाह स्टूडेंट्स मारे गए। हान ने डंजन को इनसेन स्पीड से क्लियर किया था, शायद इसलिए कि सबको दिखा सके कि उसके पीछे कोई हिडन सपोर्ट है। जुर्गल जानता है कि यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्हें बचाना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें उसे भड़काए बिना दूर भगाना ही सही लगा। उधर एक और इंस्ट्रक्टर उसे घूरता है, सोचता है ये पागल बास्टर्ड आखिर है कौन। एक बात तय है, हान मैक्स ले केओटिक है, यहाँ तक कि शक है कि वो रूफेंडॉल ही हो सकता है। सब जानते हैं रूफेंडॉल सपोजिडली लेवल 50 है, लेकिन हो सकता है उसने चीट से अपना असली लेवल छुपा रखा हो। कहीं और रूफेंडॉल खुद कई प्लेयर्स को एक साथ स्लॉटर कर रहा होता है डेथ नेल से। वो ठंडी हंसी हंसता है, उन्हें ताना मारता है कि मरने से पहले अपनी पीठ साफ कर लें, और अगर मरते ही रहना है तो गेम से लॉग आउट कर दें। वो पूरा मैक्सल केओटिक है और यहाँ सिर्फ लूट के लिए है। मरे हुए प्लेयर्स के आइटम्स फार्म करना उसे बेहद प्रॉफिटेबल लगता है। तभी उसे याद आता है कि हाल में कोई उसे हंट कर रहा है, जबकि वो उससे कभी मिला भी नहीं। लोग कह रहे हैं कि कोई हर जगह उसकी इम्पर्सनेशन कर रहा है। वो सोचता है कोई वॉनबी मैक्स केओटिक उसकी नकल कर रहा है। सुना है उस पोजर ने
अमेंटियम डंजन में बड़ा सीन खड़ा किया था। अगर ये चलता रहा तो ग्रेट यूनियन उसे बाहर निकाल सकता है, और ग्रेट यूनियन को चिढ़ाना मतलब खुद मरने को बुलाना। इसलिए वो तय करता है कि हालात होने से पहले उस पंख को ढूंढ निकालेगा। उधर स्काईविल विलेज में हान लौटता है और एल्डर्स को बताता है कि अगली जगह फ्लोटिंग मॉन्स्टर्स से भरी होगी। एल्डर्स में से एक लॉन्ग रेंज मैजिक में स्पेशलिस्ट है। लुक्सो तुरंत समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है। एक एल्डर गर्व से हाथ उठाता है, कहता है कि लॉन्ग रेंज स्पेल्स में उसे पूरा भरोसा है। हान तय करता है कि आज वही उसके साथ जाएगा। एल्डर एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ सिर हिलाता है। तभी हान को याद आता है कि उसकी बहन का बर्थडे पास आ रहा है। शायद इस बार उसे अच्छा भाई बनना चाहिए। वो सोचता है आज एक्स्ट्रा ग्राइंड करेगा ताकि उसे बर्थडे गिफ्ट दिला सके और आगे चलकर एक अपार्टमेंट भी। फील्ड ऑफ डार्कनेस पहुंचते ही वो हर तरफ प्लेयर्स देखता है। सिस्टम वार्न करता है कि मॉन्स्टर्स जल्दी रिस्पॉन होंगे। हन मुस्कुराता है, जेटा से पूछता है कि वो रेडी है या नहीं। जेटा पूरा साइको बास्टर्ड निकलता है। वो चिल्लाने लगता है कि अपने मास्टर के हर एक कमांड को मानेगा। हड्डियां तोड़ना, खाल उधेड़ना, रास्ते में आने वाले हर ट्रैश को हेल फायर से जला देना और जो भी मास्टर के सामने खड़ा हो उसकी लिम्स फाड़ देना। हन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये बूढ़ा इतना ज्यादा फायर्ड अप क्यों है। उसे ये बैक एली वाइब काफी फ्रीकी लगती है। पास ही कुछ प्लेयर्स नोटिस करते हैं कि वो मैक्स क्योटिक है। उनमें से एक सोचता है कि ये फेमस बनने का मौका है और उसका दोस्त भी सहमत हो जाता है। हान एल्डर को ऑर्डर देता है कि रीइंफोर्समेंट्स आने से पहले इन फूल्स को साफ कर दे और सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ ले, खासकर ब्लू स्टॉर्म्स को। फील्ड ऑफ डार्कनेस में हर प्लेयर पहले मैक्स क्योटिक यानी उसी को मारने पर फोकस्ड होता है। हान जानता है कि चाहे तो वो बाद में वॉर्प कर सकता है, इसलिए वो जेटा से पूछता है कि उसे साथ लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर उसे अभी लॉन्ग रेंज मैजिक दिखाने का आदेश देता है। पागल बूढ़ा सिर हिलाता है, कसम खाता है कि वो मास्टर को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो आसमान की तरफ हाथ उठाता है, मन ही मन अपने मास्टर के भविष्य के उज्जवल होने की कामना करता है। अचानक पूरा आसमान चकाचौंध करने वाली पर्पल लाइट से भर जाता है। जेटा गॉड ऑफ ईविल को समन करता है और उसे मास्टर के रास्ते में आने वाले हर किसी को कुचल देने का आदेश देता है। प्लेयर्स दहशत में चीखते हुए भागने लगते हैं। जेटा ठंडे दिल से उस विशाल क्रीचर को बिना दया के सबको रौंद डालने को कहता है। हन एल्डर की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और सोचता है कि अब उसे भी अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए। उसका किलर्स मार्क और गहरा हो जाता है। उसके सिंस और साफ दिखने लगते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट में उसके डीड्स की चर्चा फैलने लगती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे सेंट ऑफ मर्डर का टाइटल मिल गया है। ये देखकर हान खुद भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। एक लिमिट के बाद मैक्स केओटिक प्लेयर्स मर्डरर्स टैग हो जाते हैं। ऐसे मर्डरर्स जब हीरो टाइटल वाले प्लेयर्स से पीवीपी करते हैं तो उनकी अटैक और डिफेंस भारी गिर जाती है। मरने पर रेजरेक्शन कूल डाउन 240 आवर्स हो जाता है और नेक्स्ट अवेकनिंग पर आइटम ड्रॉप चांस 100% तय हो जाता है। हन सिस्टम विंडो देखकर सोचता है कि क्या नोटोराइटी काउंटर और बढ़ेगा। वो श्रग कर देता है, सोचता है बाद में देखेंगे। उसका चरिज्मा स्टैट बढ़ता है और स्काईएविल लॉयल्टी भी। ह्यूमंस अभी एल्डर से निपटने में लगे हैं, इसलिए वो पहले इस जगह को पूरी तरह क्लियर करने का फैसला करता है। बैटलफील्ड शांत होते ही जेटा एक विशस ग्रिन देता है। तभी हान को दूर कुछ महसूस होता है। सिस्टम अलर्ट देता है, केओस इनबाउंड, बुल हैज एंटर्ड द सीन। अचानक बुल मॉन्स्टर स्टम्पीड करते हुए उसकी तरफ आते हैं। हन बेफिक्र रहता है, उसे पता है जेटा सब संभाल लेगा। एल्डर सच में पूरा स्लॉटर हाउस बना देता है। हान खुद पंचेस चलाता है, उम्मीद करता है कोई बुल एक हिट सर्वाइव करे, लेकिन हर बार इंस्टेंट डिलीट हो जाता है। हर किल पर उसे 18,000 गोल्ड मिलते हैं। गोल्ड बढ़ता देख वो लड़ता रहता है, जबकि जेटा लूट और स्टोन्स इकट्ठा करता है। दोनों मिलकर क्रैक्ड ड्यूओ की तरह लड़ते हैं। दूर खड़े दो प्लेयर्स फुसफुसाते हैं कि ये दोनों इंसेन हैं। एक कहता है एवरेज डंजन फार्मिंग, दूसरा हंसता है, कहता है सोर्ड वाला बिल्कुल एवरेज नहीं है, कोई क्लोज कॉम्बैट मेज होगा। वो जेटा की बात कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि उसके पास अटैक स्किल है। वो मान लेते हैं कि वो कम से कम लेवल 50 होगा। तभी जेटा हवा में कूदता है, मास्टर की जय चिल्लाता है और पर्पल अटैक से पूरे मॉन्स्टर पैक को वेपराइज कर देता है। हन सोचता है ये ओवरकिल है, लेकिन सिस्टम पिंग करता है लेवल अप। वो जेटा को स्टोन्स गैदर करने को कहता है और जेटा तुरंत काम में लग जाता है। वो 7 ब्लू स्टोन्स जेब में डालता है, इस बात से हाइप्ड कि फार्मिंग कितनी पागल स्पीड से चल रही है। तभी बॉस मॉन्स्टर स्पॉन होता है। वो सोचता है जल्दी निपटाकर गायब हो जाना चाहिए। दूर खड़े दो प्लेयर्स उसे केओस बुल किंग पहचान लेते हैं, एक विशाल बुल ह्यूमनॉइड बॉडी के साथ। हन पहली बार ऐसा फ्रीक देख रहा होता है। वो जेटा को छोटे मॉन्स्टर साफ करने और ड्रॉप्स उठाने का आदेश देता है, जबकि खुद केओस बुल किंग को ऑब्जर्व करता है। ये नॉर्मल फील्ड बॉसेस से कहीं ज्यादा बीफी लगता है। वो उम्मीद करता है कि कम से कम 20 ब्लू स्टोन्स ड्रॉप हों। अंदर ही अंदर चाहता है कि बॉस एक डायरेक्ट हिट सर्वाइव कर जाए ताकि फाइनल ब्लो जेटा मारे। लेकिन तभी जेटा कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंसेस की तरफ इशारा करता है।
जो तेजी से पास आ रही हैं। हन समझ जाता है कि उनके आने से पहले बॉस खत्म करने का समय नहीं है। वो फैसला करता है कि निकलना ही बेहतर है और जेटा को रिट्रीट का आदेश देता है, गुस्से में बड़बड़ाते हुए। ये ह्यूमिलिएशन उसे अंदर तक जला देता है। उसे नफरत है खुद को इतना वीक महसूस करना, लेकिन वो कसम खाता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में स्काई डेविल की ग्लोरी वापस लाएगा। भागते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खोए हुए ब्लू स्टोन्स का सोचकर। पीछे 2 ऑब्जर्वर्स उन्हें कंफ्यूजन में जाते हुए देखते रह जाते हैं। रूम में वापस आकर वो गेम नोटिस बोर्ड चेक करता है कि कहीं मॉन्स्टर पैच अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो सोचता है कि ब्लैक केओस बुल पहले क्यों आ गया, जबकि वो ऑफिशियली रिलीज ही नहीं हुआ था। शायद उसकी कर्स्ट -9/99 लक फिर से हरकत में है। उसे समझ नहीं आता ये ओमेन है या डेथ फ्लैग। उसे पछतावा होता है कि उसने उस ब्लैक बुल को सीधे पंच क्यों नहीं कर दिया। तभी एक पोस्ट दिखता है, हंटिंग ग्राउंड्स डिफिकल्टी अचानक लेवल 97 तक जंप कर गई है। कोई लिखता है कि मैंटियम डंजन आज हेल बन गया था। ब्लैक स्कल सोल्जर्स